चलो अब अध्याय 11 से प्रश्नावली 4 के आगे के प्रश्नों का हल देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, चित्र में यदि आई वी बराबर 36 मीटर, वी ई बराबर 20 मीटर और ई वी बराबर 15 मीटर दिया है, तो नदी की चौड़ाई आर आई कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो मान दिया है ना उसको दिया है कह के लिख लेना है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे दिया है आई वी बराबर 36 मीटर, वी बराबर 20 मीटर, ई वी बराबर 15 मीटर और आर आई बराबर कितना है x मीटर। और यही मान हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। अब चित्र को देखना है। चित्र देखो, तो चित्र देखते हैं तो यहाँ पे देखो दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक आर आई वी और दूसरा है बी ई वी। दो त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुज जो है ये एक छोटा दिखाई दे रहा है, एक बड़ा दिखाई दे रहा है। तो छोटा और बड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या ये सर्वांग सम है या समरूप है? तो ये क्या चीज है, तो ये जो त्रिभुज है ना वो सर्वांग सम नहीं है, समरूप है। क्यों समरूप है? समरूप इसलिए है क्योंकि समरूप का कंडीशन ये कहता है कि कोण अगर बराबर है, सभी में सेम भुजा के कोण बराबर है तो वो क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। लेकिन अगर भुजा बराबर है ना तब वो होगा सर्वांग सम। तो यहाँ पे भुजा बराबर नहीं है, देख सकते हो भुजा यहाँ से आई और वी की दूरी कितनी है 36 मीटर और वी से ई की दूरी कितनी 20। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं। अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा, तभी वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। समझ में आ रहा है? सम्मुख भुजा बराबर होने पर ही सर्वांग सम होता है, और सम्मुख भुजा अगर बराबर नहीं है तो सर्वांग सम नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये समरूप है। समरूप क्यों है? तो देखो ये कोण 90 अंश का कोण बना रहा है और ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये कोण भी बराबर है, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा और ये जितना रहेगा उतना इस पार का कोण रहेगा। इसका मतलब ये समरूप है। समझ में आ गया? समरूप और सर्वांग सम हुए। चलो अब आगे हल करते हैं। और यही चीज अभी मैं जो बोला हूं ना वही चीज हमें इस प्रश्न में बताना है। तो त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहां पे लिखो त्रिभुज आर आई वी तथा बीई वी, त्रिभुज बीई वी में। अब यहां पे देखो आर आई वी कोण है, तो यहां पे लिखो आर आई वी कोण जितना है उतना ही अंश का कोण कौन बना रहा है, बी ई वी बना रहा है। तो लिखो यहाँ पे कोण बी ई वी बराबर कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। ये तो आपको पता है ना कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण आप देख रहे हैं, देखने पे ही पता चल रहा है समकोण। तो मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा है 90 अंश का कोण बनाता है। ये 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का। तो दोनों कोण क्या है इसमें, बराबर है। अब यही इसे सिद्ध कर दिया कि ये जो त्रिभुज है वो समरूप है। तो अब यहाँ पे आप लिखो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब अभी हमने क्या बताया, सम्मुख कोण को बराबर। ठीक, समझ में आ गया? सम्मुख कोण बराबर बना बता दिए, ये भी 90 है, ये अंश और ये भी 90 अंश, इसीलिए हमने ये टॉपिक लिखा है। अब दोनों जब 90 अंश का हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये समरूप है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे लगेगा कोण समरूपता प्रमेय। ये नियम क्यों लग रहा है? ये नियम इसलिए लग रहा है क्योंकि से लिखो, क्यों लग रहा है ये नियम? ये नियम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने कोण को ही बराबर बताया ना, इसीलिए कोण समरूपता प्रमेय नियम यहाँ पे लगा है। अगर भुजा को बताते तो भुजा, ठीक है, भुजा नियम लगता है। यहाँ पे कोण को बता रहे हैं तो कोण समरूपता प्रमेय नियम लगा है। चलो आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे समरूप को बता देते हैं। तो त्रिभुज आर आई वी समरूप है, ये निशान लगाना है आपको, त्रिभुज बी ई वी। ठीक, समझ में आ गया? अब हमें जो आर आई का मान है ना, जो हमें ज्ञात करना है, ये वाला मान, ये अब निकाल लेते हैं। तो चलो आगे अब हल करेंगे। अब फिर से हम चित्र को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आर आई, ठीक है, आर आई भुजा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे बी ई भुजा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आर आई अपान बी ई लिखेंगे और दूसरा हम लेंगे आई वी भुजा के बराबर है वी, मतलब अपान लिखेंगे वी से ई लिखेंगे। ठीक, दोनों को लेकर हल करेंगे। तो चलो यहाँ पे लिखो आर आई अपान बी ई बराबर बी ई अपान
ई वी, इनके मानों को रख देते हैं। मान कहाँ से रखेंगे, देखो यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया है कह के, यहीं से हमें लिखना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दिया है कह के टॉपिक को लिखते हैं, जिससे क्या होगा, जो चेक करने वाला होता है ना, वो आसानी से आपके प्रश्न में अच्छे से नंबर आपको दे सके। चलो यहाँ पे लिखते हैं, आर आई का मान कितना है, एक्स है, और बी ई का मान कितना है, बी का मान है 15 है। इस सॉरी ये क्या है, बी है ना, दो जगह हमने बी ई लिख दिया है, यहाँ पे कुछ गलती किए हैं। चलो देखते हैं कहाँ पे गलती हुआ है। यहाँ पे आई वी, ठीक है, आई वी मैंने नहीं लिखा है, तो ये हो गया, ये वाला रहेगा आई वी है, आई वी आएगा, ठीक है, अब सुधर गया। आई वी का मान कितना है, आई वी का मान है 36 और ई वी का मान है 20, ठीक। चलो आगे हल करते हैं। अब ये जो 15 है ना, वो तिरिया गुणा होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 36 × 15, ठीक है, तिरिया गुणा होके यहाँ पे ऊपर में इसके साथ गुणा हो रहा है, और यहाँ पे आ गया 20। अब जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। देखो 5 के पहाड़े में 5 दिया, और ये 5 चौके कट गया, 4 एकम 4 निया कट गया, और यहाँ पे बचा क्या, 9 × 3 बचा है, और यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 9 तिया 27, तो ये आ गया 27 मीटर आ गया, ठीक। आर आई का मान कितना आया, 27 मीटर प्राप्त हुआ, और यही हमें क्या करना था, निकालना था, तो ये क्या है, इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज को सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। सर्वांगसम का मतलब है दोनों को बराबर सिद्ध करना है, और जो त्रिभुज सर्वांगसम होगा वो त्रिभुज डेफिनेटली समरूप होगा ही होगा, ठीक। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, और ये समरूप भी हो गया, ठीक है, ये बराबर और ये हो गया समरूप, फिर त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। चलो इसके बाद यहाँ पे लिखो उपपत्ति, यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम दोनों त्रिभुज को लेकर सिद्ध करेंगे, इसलिए इसको हमें लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे ए आर कोष्टक के अंदर त्रिभुज ए बी सी बराबर ए आर त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में लिखना होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्षेत्रफल के जो अनुपात है ना, यही इसे सिद्ध करके बताएगा कि ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है या नहीं है, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को लेंगे, इन दोनों को, ये दोनों एक साइड आ जाएगा, तो ए आर त्रिभुज ए बी सी अपान ए आर त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से ना दोनों त्रिभुजों के हर एक भुजा को लेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे ए बी भुजा, ठीक है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, पी क्यू भुजा, तो यहाँ पे लिखो ए बी अपान पी क्यू, और इसका हम कर देंगे वर्ग कर देंगे, एक हो गया। अब दूसरा लेंगे, दूसरा को भी यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। बी सी के सम्मुख कौन सा है, क्यू आर है, तो लिखो यहाँ पे बी सी सम्मुख क्यू आर, इसको भी वर्ग कर दो। और एक बचा हुआ है सी ए के सम्मुख आर पी है, तो यहाँ पे लिखो सी ए अपान आर पी, ये हो गया, इसका भी वर्ग कर दिए, ठीक। ये त्रिभुज के तीनों भुजा, देखो ए बी सी त्रिभुज मिलके, मतलब ए त्रिभुज में कितने भुजा, 3 भुजा, तो देखो तीनों भुजा को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे नीचे में क्या बताएंगे, नीचे में बताएंगे अगर ये जो तीनों के तीनों, ठीक है, भुजाएं अगर बराबर है तो त्रिभुज भी क्या होंगे, बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चूंकि, यहाँ पे इसलिए लिख लो चूंकि, और नीचे में चूंकि लिखो, ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर है
ए आर त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये दोनों इसके बराबर हैं। तो बराबर है मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मान आ गया 1 और यहाँ पे आ गया ए बी पी क्यू इसका वर्ग बराबर बी सी क्यू आर इसका भी वर्ग बराबर सी ए आर पी इसका भी वर्ग। अब क्या करेंगे, बारी बारी से हम लेते जाएंगे। तो एक बार हम इन दोनों को लेंगे, उसके बाद मतलब एक और ए बी अपान पी क्यू को लेंगे पहले में, दूसरे में हम इसको लेके हल करेंगे और एक को लेके हल करेंगे, और तीसरे में हम इसको और एक को लेके हल करेंगे। तो बारी बारी से क्या करेंगे, तीनों को एक के साथ हल करेंगे। तो चलो हल करते हैं। तो पहला हम लेते हैं यहाँ पे 1 बराबर ए बी पी क्यू लेते हैं, और इसका क्या था, वर्ग था। ठीक है, वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट किस में आ जाएगा, 1 में। तो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर अंडर रूट 1 में आएगा तो 1 का 1 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब आसानी से अंडर रूट वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, 1, और यहाँ से वर्ग हट गया है। अब ए बी अपान पी क्यू, ठीक है, पी क्यू हट गया है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। ठीक, समझ में आया, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो देखो ए बी का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, और पी क्यू का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो दोनों मान बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख लो ए बी बराबर 1 बराबर पी क्यू। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये भी ठीक है। ए बी बराबर 1 बराबर पी क्यू बराबर भी क्या है, 1 है। ठीक, एक सिद्ध हो गया। चलो अब दूसरा भुजा सिद्ध करते हैं। तो दूसरे भुजा में हम लेंगे 1/1 बी सी अपान क्यू आर। ठीक है, ये भी वही होगा। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, ये भी बराबर हो गया। अब तीसरा ले लेते हैं, या फिर चलो इसको भी लिख लेते हैं, बी सी बराबर क्यू आर बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब भी ये भी भुजा सिद्ध हो गया। अब बचा है एक भुजा सी ए अपान आर पी बराबर 1। तो यहाँ पे लिखो सी ए बराबर 1, सी ए और ये क्या, आर पी ना, बराबर 1। तो ये देखो सभी का मान क्या आ रहा है, सभी भुजा का मान बराबर आ रहा है। मतलब अपने जो सम्मुख भुजा है ना उसके बराबर हो रहा है, और यही हमें क्या करना था, इस प्रश्न में सिद्ध करना था। अगर सभी भुजाएं सम्मुख सिद्ध हो रहा है इसका मतलब ये सर्वांगसम है। तो यहाँ पे आप लिख लो त्रिभुज ए बी सी बराबर और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लगेगा भुजा और यहाँ पे लगेगा भुजा प्रमेय से। ठीक है, सर्वांगसम प्रमेय से। तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ये हो गया, सिद्ध हुआ। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान था, इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने तीसरा और चौथा प्रश्न को मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे।